कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। पारुल बात मयंक से कर रही थी, पर उसका ध्यान विकी के ऊपर था। अच्छा पारुल, मैं चलता हूँ, कल फिर यहीं मिलना। शादी की प्लानिंग करनी है। अभी मौसी जी हैं, वो माँ को मना लेंगी। हाँ ठीक है मयंक, क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? मैं शादी की बात कर रहा हूँ, तुम भी तो यही चाहती थी ना? हाँ मयंक, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, पर कल मैंने बहुत सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुँची हूँ। जब तक आंटी खुद अपने मुंह से नहीं कहती कि उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, मेरे ख्याल से मयंक हमें तब तक इंतजार करना चाहिए। हम जैसी तुम्हारी मर्जी, कल मिलते हैं। मयंक वहाँ से चला जाता है। पारुल बैठी रहती है। विक्की यह देख पारुल को फिर से इग्नोर करते हुए उसके पास से निकल जाता है, जिसे देखकर पारुल के तन बदन में आग लग जाती है। वो भी घर जाने के लिए निकलने लगती है। तभी वो राघव को विक्की से बात करते हुए देखती है। राघव ने चेहरे पर दाढ़ी मूछ बढ़ा ली थी। पारुल उसे पहचान नहीं पाई। जो फोटो उसने देखी थी वो 2 साल पुरानी थी। तब राघव 21 साल का गोरा सा लड़का था, जो हमेशा क्लीन शेव रहता था। दोनों बड़े प्यार से गले मिल रहे थे। हाय रोहन, बाय, शाम को मिल। विक्की वहां से चला गया। राघव पारुल के बगल से निकल गया, जाने लगा। एक्सक्यूज मी जी, आपने मुझे कुछ कहा? राघव ने मुड़कर पारुल से पूछा। राघव ने आंखों पर सनग्लासेस लगा रखे थे। क्या आप मुझे बताएंगे, यह जो गाड़ी में अभी अभी बाहर गए हैं वो कौन है? कौन? विक्की? अरे आप उसे नहीं जानती, उसका नाम विक्की है। शेरगिल हैं, फेमस बिजनेस जयंत शेरगिल का छोटा बेटा है और मेरा जिगरी दोस्त है। साधारण कपड़े पहने राघव को देखकर पारुल कहती है, आपका दोस्त? मुझसे मजाक कर रहे हो? आपको देखकर लगता तो नहीं इतना एटीट्यूड वाला दिखने वाला बंदा आपसे दोस्ती करेगा। यह आप मेरे कपड़ों मेरी हैसियत देखकर कहाँ कह रही हैं? विक्की ऐसा नहीं सोचता है। वह दिल खोलकर दोस्ती करता है, कपड़े देखकर नहीं। वैसे आप करते क्या हैं मिस्टर? जी रोहन, रोहन नाम है मेरा। फिलहाल तो मैं बेरोजगार हूँ, आजकल नौकरी की तलाश में हूँ। पारुल अपना कार्ड निकाल कर देती है। कल सुबह मुझसे आकर मिलो, समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो शायद भगवान से कुछ और भी मांग लेता तो वो भी मिल जाता। मतलब यह कि उसने आज ही के दिनों के बाद मुझे मेरी जिगरी दोस्त मिलवा दिया। फिर मुझे आप मिल गई, आपने मुझे नौकरी का ऑफर दे दिया। तो है ना मेरी किस्मत आज जोरदार। मैं सुबह मिलता हूँ। राघव को पारुल के जिम में नौकरी का ऑफर मिल गया। राघव को अपने उद्देश्य में पहले ही झटके में सफलता मिल गई थी। अब उसे कैसे भी पारुल को असली चेहरा मयंक के सामने लेकर आना था, जो कि इतना आसान नहीं था। राघव सुबह सुबह जिम पहुंच गया। पारुल वहां पहुंच पहले से ही मौजूद थी। मैम, आपने कल मुझे नौकरी? हाँ आओ, यह मेरा जिम है। बाप रे, इतना बड़ा? हाँ, और भी 2 हैं इतने ही बड़े। आज से तुम्हें क्या करना है, जैकब समझा देगा, तुम उससे मिल लेना। जी मैम। तभी राघव के फोन पर विक्की का फोन आता है। हेलो विक्की, क्या पार्टी? कहाँ और क्यों? ओह, होटल वेलकम में। सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, आज ही नौकरी लगी है, मैम छुट्टी नहीं देंगी। क्या कहा? उन्हें भी साथ ले आऊं? अरे यार, दिमाग खराब है तेरा? वो मालिक हैं, मैं नौकर हूँ, वो भला मेरे साथ क्यों आने लगी? तू कहे तो अलग से इनवाइट कर देता हूँ, मेरा आना तो मुश्किल है, फिर भी बात करके देखता हूँ। राघव फोन काट देता है। सॉरी मैम,
वो मेरे दोस्त विक्की ने वेलकम होटल में पार्टी रखी है, मुझे और आपको इनवाइट किया है। पार्टी दोपहर से शुरू हो रही है। हाँ देखती हूँ, वैसे मैं भी यूं किसी पार्टी में नहीं जाती, फिर भी कोशिश करूँगी, कुछ देर ही सही पर वहाँ पहुँच सकूँगी। तुम्हें आज पूरे दिन की छुट्टी, कल से अपने काम पर ध्यान देना, समझ गए? जी मैम, थैंक यू सो मच। राघव वहाँ से चला गया। पारुल मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसने इसी उद्देश्य से राघव को काम देने के बहाने से जिम में बुलाया था। उसको तो विक्की से मेल जोल का कोई जरिया चाहिए था। पार्टी में बहुत सारे लड़के लड़कियां थी। लड़कियां विक्की के आसपास मंडरा रही थी। पारुल पार्टी में पहुंच जाती है। उसके हाथों में सफेद फूलों का सुंदर बुके लिया हुआ था। हाय विक्की। हाय राघव। सॉरी रोहन, आज अच्छा लगा तुझे देखकर। यह क्या, अभी से नौकरी के चक्कर में पड़ गया तू? अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन हैं। मुझे नौकरी की जरूरत नहीं विक्की, पर मुझे है। खैर वो सब छोड़ो, इनसे मिलो, यह मेरी बॉस हैं। मैम, यह मेरा सबसे प्रिय दोस्त विक्की है। हाय, आई एम पारुल। विक्की को बुकें देते हुए पारुल बोली। थैंक्स, पर शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। ओह, याद आया, रात की ही तो बात है, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। अरे नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड है। पारुल ने सफाई से झूठ बोल दिया। मैं तो अभी तक सिंगल हूँ। मुझे मेरे टाइप का एटीट्यूड दिखाने वाला अभी तक कोई नहीं मिला। हाँ बढ़िया है, तब तो हमारी खूब जमेगी। विक्की पारुल को इम्प्रेस करने लगा। मुझे भी एटीट्यूड दिखाने वाले लोग भी भाते हैं। विल यू डांस विथ मी? विक्की ने पूछा। या श्योर। पारुल विक्की के साथ डांस करने लगी। इधर पारुल राघव के बिछाए हुए जाल में फंसती जा रही थी। वहां शिल्पा ने पढ़ाई के प्रति गंभीर होती जा रही थी, पर वह मयंक को अभी अभी भुला नहीं पा रही थी। शिल्पा जब भी अकेली होती, मयंक की याद में आंसू बहाने लगती थी, पर अपने माँ बाप के सामने खुश रहने की कोशिश करती थी। शिल्पा बेटा, बहुत रात हो गई, अब आराम कर ले बच्चा, कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ लेना। नहीं माँ, एग्जाम पास में है, मुझे पढ़ने दो। पर बेटा, इस नन्ही जान का भी तो ध्यान रखना है ना। अगर कहीं तुझे बीमार पड़ गई तो? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत करो। तब तक जतिन आ जाते हैं। क्यों परेशान कर रही हो मेरी बेटी को? पढ़ने दो उसे, सुबह देर तक सोने देना, जगाना ही मत। कौन सा उसे कॉलेज जाना है? यह हुई ना बात पापा। समझाइए माँ को, मुझे भी ऐसे स्कूल में एडमिशन करा दो ना पापा, जहाँ स्कूल नहीं जाना पड़े। मैं भी मज़े से घर पर बैठकर पढ़ लिया करूँगा। यह रोज़ रोज़ स्कूल जाना बहुत बोरिंग है ना दीदी? चिंटू की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। बेटा जी, तुम्हें तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। स्कूल क्या, तुमको तो कॉलेज भी जाना पड़ेगा। डॉक्टर जो बनना है तुम्हें, है ना शिल्पा बेटा? चिंटू मुंह बनाकर कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे समय बीतता गया। मयंक से अलग हुए आज उसे 7 महीने होने को आए थे। संध्या की हालत में अभी भी ज्यादा सुधार नहीं था। हाँ, अब वो उठकर बैठ लेती थी, पर ना तो चल पाती ना बोल पाती। बस टूटे फूटे शब्द से मुंह से निकलते थे। डॉक्टर अंकल, अब माँ पहले से काफ़ी ठीक हैं, पर मुझे उनके बोलने और चलने का बेसब्री से इंतजार है। कब माँ फिर से मुझे बेटा कहकर बुलाएं। पता नहीं कितना समय और लगेगा। चिंता मत करो मयंक, अभी इतना सुधार हुआ है, आगे और होगा। जल्दी संध्या जी बोलेंगी और अपने पैरों पर चलेंगी भी। धन्यवाद अंकल जी। बस इसी तरह से उनका ध्यान रखो, समय पर दवा देते रहो और इन्हें ऐसे ही खुश रखने की कोशिश करते रहो। संध्या की छोटी बहन विमला पूरे मन से अपनी बहन की सेवा कर रही थी।
हल्की हल्की हंसी मजाक कर अपनी बहन को खुश करने की कोशिश करती रहती। बिमला के आ जाने से संध्या का अकेलापन काफी हद तक दूर हुआ था। मयंक बेटा, अब तू तो जल्दी बहू ले आ, कब तक यूं अकेले जिंदगी जिएगा? और फिर अभी तेरी उम्र ही क्या है? क्यों दीदी, मैं सही कह रही हूं ना? संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख, वह तुझे अकेले देखकर दुखी हो रही हैं। तेरी शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, फिर देखना दीदी कितनी जल्दी ठीक होती हैं। हाँ मौसी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर सोचता हूँ पहले माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएं और वह अपने हाथों से आशीर्वाद दें, मैं अपना घर बसाऊं। हाँ है ना माँ? संध्या भी हाँ में गर्दन हिला देती है। वो भी नहीं चाह रही थी कि मयंक सच जाने और बगैर शादी करे। देखा मौसी, माँ मना कर रही हैं। माँ आप चिंता ना करो, जब तक आप नहीं बोलेंगी मैं शादी नहीं करूँगा। यह सुनकर संध्या गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लेती हैं। जैसी तुम लोगों की मर्जी, मैं भी चली आराम करने। दीदी को कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। रीता, जी मैम, आप अब आराम करिए, मैं हूँ यहाँ। मयंक भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब पारुल मयंक से मिलने कम ही आती थी। मयंक ही रोज कभी फोन तो कभी डिनर तो कभी लंच के बहाने पारुल से मिलता और बात करता था। आज दोनों शाम के समय इंडिया गेट घूम रहे थे। पारुल, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो मयंक, मैं तुम्हारी बात को क्यों बुरा मानूंगी? तुम आजकल मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? ना तुम पहले की तरह मिलने आती हो, और जब मिलती भी हो तो पहले जैसा क्रश नहीं दिखाई देता। कोई बात खराब लगी है क्या? किसी बात से नाराज हो? अरे नहीं नहीं मयंक, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं तो बस दिन रात इसी चिंता में रहती हूँ, कब आंटी ठीक होंगी। हमारी शादी तो तभी होगी जब वो पूर्णतः स्वस्थ हो। बस यही सब बातें परेशान करती हैं। ऊपर से बिजनेस में कितने टेंशन होते हैं, तुम्हें पता ही है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। पारुल के झूठ में फंसा मयंक पारुल के सच को समझ ही नहीं पा रहा था। मयंक पारुल को अपने गले से लगा लेता है, तभी पारुल की निगाह सामने से आ रहे विक्की पर पड़ती है। उसे देख पारुल घबरा जाती है। ओ माय गॉड, विक्की कहीं मुझे मयंक के साथ ना देख ले। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मयंक, मेरी मुंबई में एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे 2 दिन के लिए वहाँ जाना है। अब मैं चलती हूँ, बाय, जल्दी ही मिलते हैं। पारुल तेजी से वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो वहाँ से मयंक के जाने का इंतजार करने लगती। जैसे ही मयंक की गाड़ी वहाँ से निकलती है, वैसे ही पारुल गाड़ी घुमाकर विकी के पास पहुँच गई। हाय विकी, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पारुल, तुम यहाँ कैसे? मैं एक जरूरी काम से जा रही थी, तुम्हें देखा तो मिलने आ गई। आज रात को डिनर पे मिलते हैं। पारुल ने विक्की को इम्प्रेस करने के लिए कैंडल लाइट डिनर का प्लान बनाया था। वाह, नाइस अरेंजमेंट, थैंक्स पारुल, खुश होकर दिया है यार तूने। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मेरी छोड़ो, तुम अपनी कहो विक्की, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? बोल दूं? हाँ हाँ बोलो विक्की, मैं जानना चाहती हूँ। विक्की आगे बढ़कर घुटने के बल बैठ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर, विल यू मैरी मी पारुल? पारुल को तो जैसे मुहमांगी मुराद मिल गई हो। पारुल को कुछ क्षण के लिए कुछ बोल ना सकी, जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। सॉरी यार, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही और जल्दी बोल गया। तुम्हें बुरा लगा तो माफ कर देना, पर सच में बता ही नहीं चला कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम पहली लड़की हो जिसके आने से मेरी जिंदगी बदल गई। सच कह रहे हो विकी? हाँ पारुल। ओह विकी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज मैं कितनी खुश हूँ। पारुल विक्की के गले लग जाती है। राघव का निशाना सही लगा था। अब पारुल मयंक से पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढने लगी। इधर शिल्पा की डिलीवरी का समय नजदीक आ गया था। जैसे जैसे ड्यू डेट पास आ रही थी, शिल्पा मयंक के लिए दुखी हो रही थी। मयंक, बस कुछ दिन बाद हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। काश इस समय तुम मेरे साथ होते।
पर कैसे होते? तुम पर तो पारुल का जादू छाया हुआ है, तभी तो तुमने वो देखा जो झूठ था। शायद मेरे बच्चे के नसीब में उसके पिता का प्यार नहीं है मयंक। मयंक बेटा देखो, दीदी बोलने लगी। पता नहीं पारुल पारुल कर रही है, समझ नहीं आ रहा है वो क्या कहना चाह रही है। क्या सच्ची मौसी माँ ने बात की आपसे? मयंक दौड़कर माँ के पास आता है। माँ बोलो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। माँ क्या हुआ? रीता माँ सब ठीक तो है? सर मैंने चेक कर लिया है, मैम कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। यह अच्छा संकेत है कि जल्दी वह बोलने लगेंगी। बोलो माँ, आपको पारुल से मिलना है। पर संध्या एक दो बार पारुल बोलकर चुप हो गई। माँ बस जल्दी ठीक हो जाओ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। संध्या नम आंखें लिए मन मसोस कर रह गई। वो मयंक को शिल्पा की सच्चाई और पारुल का झूठ बताना चाहती थी, जो वह कहने में असमर्थ हो रही थी। मयंक ने खुश होकर पारुल को फोन किया। हाय मयंक, कैसे फोन किया? पहले यह बताओ तुम कहाँ हो? मैं मुंबई में हूँ। कहो ना क्या हुआ? पारुल बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज माँ ने कितने दिनों के बाद कुछ शब्द बोले, और पता है वो शब्द क्या थे? उन्होंने तुम्हारा नाम लिया है। वाह मयंक, यह तो बहुत खुशी की बात है। मैं जल्दी ही वापस आकर तुमसे और आंटी से मिलती हूँ। पारुल झूठ बोलकर फोन काट देती है। विकी के यहाँ राघव और विकी बैठे बात कर रहे थे। यार कब खत्म करेगा यह सब? तुझे पता है अगले हफ्ते मॉम डैड आ रही हैं। वो तो भैया के 1 महीने और रोक लिया था उन्हें, वरना मैं यह सब नहीं कर पाता। अब बात आगे बढ़े उससे पहले यह सब रोक दे, खत्म कर दे सब। अगर वो मेरे घर तक आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जानी है। यार बस 1-2 दिन दे दे, सिर्फ 1-2 दिन, इससे ज्यादा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। राघव बहुत टेंशन में आ गया था। सुबह इसी उधेड़-बुन में वह जिम पहुंच जाता है। पारुल मयंक से बात कर रही होती है। मयंक, बस 2 दिन का काम और है मुंबई में। मैं जैसे ही दिल्ली आती हूँ सीधा तुमसे मिलती हूँ। राघव को देखते ही, अरे रोहन रुको, तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। जी मैम। राघव पारुल के पास जाकर बैठ जाता है। रोहन, तुम विक्की के दोस्त हो, इसलिए मेरे भी खास हो। तुम्हें पता है कल विक्की ने मुझे प्रपोज किया। मुस्कुराते हुए पारुल बोली। अरे वाह मैम, यह तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पर तो स्पेशल पार्टी होनी चाहिए। क्या ख्याल है मैम? वाह, ख्याल तो अच्छा है। पार्टी की तैयारी तुम्हारे जिम्मे, पर पार्टी कहाँ रखें यह समझ नहीं आ रहा है। मैम समझना क्या है, पर्सनल पार्टी है तो आपके घर पर रखिए। वाह ग्रेट, तो तय रहा, यह काम तुम्हारे जिम्मे। यह लो मेरे घर की चाबी। आज तुम्हारी छुट्टी, शाम तक सारे अरेंजमेंट हो जाने चाहिए। जी मैम, समझो काम हो गया। रोहन ने सारे अरेंजमेंट कर दिए थे। शाम को पार्टी अपने सबाब पर थी। रोहन जतिन को फोन करता है। अंकल, मयंक का फोन नंबर होगा आपके पास? मुझे कुछ काम है। जतिन से नंबर लेकर राघव ने मयंक को फोन लगा दिया। हेलो मयंक सक्सेना। हाँ जी, आप कौन? आपका एक शुभचिंतक बोल रहा हूँ। जिस पारुल के साथ आप जिंदगी के हसीन सपने बुन रहे हो, वो आपको धोखा दे रही है। क्या मतलब? कौन हो तुम? पारुल के बारे में कैसे जानते हो? मैं कौन हूँ इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप तो अपनी जिंदगी से मतलब रखिए। अगर मेरी गलत लग रही है बात तो आज और अभी पारुल के घर जाकर देखिए, सच झूठ आपको पता चल जाएगा। पारुल मुंबई में नहीं, यहीं दिल्ली में है और अपने नए शिकार के साथ मजे कर रही है। यह सुनते ही मयंक के तन बदन में आग लग गई। मयंक उसी समय पारुल के घर के लिए निकल गया। वहां जाकर देखता है तो पारुल के घर में पार्टी चल रही थी। पारुल, विक्की, रोहन और पारुल के कुछ दोस्त डांस करके पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मयंक जाकर म्यूजिक सिस्टम बंद कर देता है। यह म्यूजिक किसने बंद किया? पारुल गुस्से में चिल्लाकर बोली। मैंने किया। मयंक पारुल के सामने जाकर बोला। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मुंबई में थी, 2 दिन बाद आने वाली थी। झूठ बोला मुझसे क्यों? मैं कई दिनों से महसूस कर रहा था तुम मुझसे दूर दूर भाग रही हो, तो यह कारण था।
तब तक विक्की आ जाता है। पारुल, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे यह वही है ना जो उस दिन होटल में था। यह यहाँ इस तरह से पार्टी में आकर हंगामा कर रहा है। विक्की, मैं बात कर रही हूँ ना, प्लीज तुम पार्टी एंजॉय करो। राघव मयंक को देखते ही छुप गया था। क्यों, सुनने दो ना उसे भी। तुम्हारी करतूतें, तुम्हारे जैसी लड़की से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पहले मेरी जिंदगी में आकर शिल्पा और मेरे संबंध खराब किए, अब किसी और का दामन थाम लिया। पारुल भी मयंक की बातों से गुस्से में आ गई थी। मेरे जैसी लड़की से क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, तुमने खुद अपनी जिंदगी खराब की है। तुमसे शादी करके मैं अपनी जिंदगी खराब करूंगी, यह कैसे सोच लिया? तुम मेरी झूठी बातों में आकर अपनी पत्नी को छोड़ बैठे। गलत तुम हो मयंक, मैं नहीं। मेरी तो आदत है, कोई मुझे नीचा दिखाए तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करती, उसे बर्बाद कर देती हूँ। तुम्हारी माँ और तुम बहुत तारीफ करते थे ना शिल्पा शिल्पा, वो करते थे और मुझे इग्नोर हटा दिया उसे रास्ते से। अब अगर मैंने विक्की से शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुमने मुझसे शिल्पा के बारे में सब झूठ कहा और मैंने तुझे पर विश्वास कर लिया। यह तुमने अच्छा नहीं किया पारुल, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी पारुल। यह मयंक का क्या कह रहा है? विक्की के बीच में आकर बोला। और यह शिल्पा कौन है? शिल्पा मयंक की वाइफ का नाम था। मैं सिर्फ इसकी दोस्ती चाहती थी और यह जब देखो तब मेरी वाइफ मेरी लाइफ करता रहता था। इसके मॉम डैड भी मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। बस मैंने भी उस शिल्पा नाम के कांटे को निकालने के लिए इसके दिमाग में शक के कीड़े डाल दिए और यह बेवकूफ़ सब सच मान बैठा। पारुल, मैं तो तुम्हें एक समझदार लड़की समझकर अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था। तुम इतनी घटिया सोच वाली लड़की निकलोगी यह मैंने सोचा भी नहीं था। मयंक बोला। मैंने भी नहीं सोचा था, विकी बीच में आकर बोला। सॉरी पारुल, पर मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझकर शादी के लिए प्रपोज किया था, पर जो लड़की अपनी जिद में किसी भोले भाले इंसान की जिंदगी तबाह कर सकती है उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला मैं तो नहीं कर सकता। विकी, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो। प्यार तो मैं तुम मयंक से भी करती थी ना पारुल। मयंक यही कहा था पारुल ने तुमसे। हाँ, 4 दिन पहले तक इसे मुझसे शादी करनी थी, अब तुमसे। यह कभी किसी एक की नहीं हो सकती, कहकर मयंक वहां से चला गया। मयंक के जाते ही राघव, विक्की, यह लड़की तेरे लायक नहीं है यार, तू गलत लड़की से दिल लगा बैठा था। अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हाँ रोहन, तू सही कह रहा है, मैंने गलत लड़की से प्यार करने की भूल कर दी। विकी प्लीज, तुम तो ऐसा मत कहो, मैं सच में तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। रोहन, तुम समझाओ विकी को। सॉरी पारुल, मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद शिल्पा भी कुछ ऐसे ही तड़पती होगी। शिल्पा? तुम शिल्पा को कैसे जानते हो? पारुल ने चौंक कर पूछा। अभी इतनी देर में आप ही शिल्पा शिल्पा बोल रही थी। विकी, चल अब यहाँ से, रुकने की कोई वजह नहीं है। हाँ रोहन, तुम सही कह रहे हो। रोहन, यह मत भूलो तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आप भी मत भूलिए मैम, मैं पहले विक्की का दोस्त हूँ। रोहन सही कह रहा है पारुल, अब तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना और यह बर्बाद करने की धमकी किसी और को देना, वरना तुम्हारी यह जो छोटी छोटी दुकानें हैं ना, इनका नामो निशान मिटा दूंगा, मिट जाएगा। पारुल विकी को रोकना चाहती थी पर विकी न मिलने की हिदायत देकर वहां से चला गया। पारुल गुस्से से तिलमिला गई। मयंक, यह तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो अब मैं क्या करती हूँ। इधर मयंक गुस्से में घर चला गया और अपने को बेडरूम में बंद करके शिल्पा की तस्वीर हाथ में लेकर रोने लगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने पारुल की बातों में आकर अपने हाथों से अपना घर उजाड़ बैठा। मुझे माफ कर देना शिल्पा। संध्या व्हील चेयर के घर में घूमने लगी। उनकी हालत में दिन पर दिन सुधार हो रहा था। टूटे फूटे शब्दों में अपनी बात कह देती थी। विकी राघव से पूछता, राघव एक बात बता, जब पारुल से मयंक का झगड़ा हो रहा था तो तू कहाँ गायब हो गया था?
मैं वहीं छुपा था, चुपचाप उनके झगड़े का वीडियो बना रहा था। क्यों? विक्की ने पूछा। अरे यार, जब कोई ब्याहता लड़की 2 साल में ही घर बैठ जाए तो लोग इस पर उंगली उठाते हैं। ऐसा ही शिल्पा के साथ भी हो रहा है। जब भी बाहर निकलती है पड़ोस की रेणुका आंटी कुछ ना कुछ ऐसा कह देती हैं, शिल्पा टूट कर रह जाती है। मेरी आंटी से बात होती रहती है। उन्होंने बताया कि शिल्पा कितने मानसिक तनाव से गुजर रही है। तो तू सामने आकर भी तो मयंक को पारुल का सच बता सकता था। नहीं विक्की, अगर मैं सामने आता तो पारुल तुरंत गेम पलट देती। वो आज के ड्रामे को मेरा झूठ बनाकर मयंक के सामने परोस देती, और मयंक कान का इतना कच्चा है, वह पारुल की बातों पर आसानी से विश्वास कर जाता और हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर जाती। अभी मुझे पर्दे के पीछे ही रहना है, बस आंटी के ठीक होने का इंतजार है। जिस दिन वह ठीक होंगी, शिल्पा की पूरी सच्चाई मयंक के सामने होगी। मैंने वीडियो बनाकर रेवती आंटी को भेज दिया है ताकि वो रेणुका आंटी को दिखा दे। कमी शिल्पा में नहीं, उन लोगों की सोच में है जो उसके बारे में गलत सोच ले बैठे हैं। या तूने अच्छा किया। अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, अब हमारा काम खत्म। मयंक को यह तो पता चल गया कि पारुल ने शिल्पा को बदनाम करने के लिए कितना बड़ा गेम खेला था। पर जब आंटी से पता चलेगा शिल्पा माँ बनने वाली है, तब उसे एहसास होगा कि वो जिंदगी में क्या खो चुका है। यह पारुल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। राघव बोला। यह खुरापात तो करेगी। सही बोला राघव, इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगी। कहीं मेरे घर ना पहुंच जाए, वरना मॉम डैड तो मुझे हमेशा के लिए बाहर भेज देंगे। नहीं, वो तेरे पीछे नहीं, मयंक के पीछे जाएगी। अब देखना यह है कि वो क्या करती है। और तू कल जाएगा पारुल के ऑफिस? नहीं, अब मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है। मयंक देर रात तक जागता रहा, इस कारण सुबह देर तक सोता रहा। मयंक उठो बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? मयंक घड़ी देखता है। बाप रे, 9 बज गए। आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। मयंक फटाफट तैयार होकर नीचे जाता है। मौसी, नाश्ता नहीं करूंगा, बहुत लेट हो गया है। रुको रुको बेटा मयंक, संध्या अटकते हुए बोली और जूस के गिलास को उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, थोड़ा रस। ओके माँ, तू कह रही है तो पी लेता हूँ। मयंक जूस पीने लगा तो देखकर संध्या मुस्कुरा उठी। अब तो खुश है माँ। मयंक संध्या के पैर छूकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। रीता संध्या को चलाने की प्रैक्टिस कराने लगी। संध्या जी, आपने चुप नहीं रहा कीजिए आज से, बल्कि अभी से बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप कई दिनों से बोली नहीं हैं, बस इसी कारण आपकी जुबान उठ नहीं पा रही है। मौसी जी, आप संध्या जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए और इन्हें बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। फिर देखिए यह हम लोगों को चुप कराने लगेंगी। रीता की बात पर सब हंस पड़े। मयंक, मुझे तुमसे मिलना है, पारुल फोन करके मयंक से कहती है। पर मुझे तुमसे नहीं मिलना है। मयंक फोन काट देता है। पारुल फिर से फोन करती है। मयंक, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी, या तो तुम मिलने आओ वरना मैं ही तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बताओ कहाँ मिलना है? मेरे घर आ जाओ। सॉरी, कहीं और मिल सकती हो तो मिलो, वरना फिर मिलने की बात भूल जाओ। ठीक है तो होटल में मिलो। हाँ ठीक है, वहीं मिलो जहाँ मिलते थे। मयंक मीटिंग में इतना व्यस्त हो गया और पारुल इंतजार कर रही है, भूल गया। रेवती जतिन को वीडियो दिखाती हैं। जतिन, यह देखिए तो कैसे इस लड़की के कहने में मयंक ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। छोड़ो रेवती, रात गई बात गई। वैसे भी अब सब बदल गया है। हाँ, इससे यह तसल्ली रहेगी कि मयंक की नज़रों में मेरी बेटी निर्दोष साबित हो जाएगी। फिर मयंक को उसकी गलती का एहसास होगा। जैसे आज मेरी बेटी तड़प रही है, वो भी वैसे ही तड़पेगा। तब इस बाप के कलेजे को ठंडक मिलेगी। जतिन बोले, किस बात की ठंडक पापा? शिल्पा ने कमरे में आते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, एक प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हूँ।
पूरा हो तो दिल को ठंडक मिलेगी। हो जाएगा पापा, आप तो बड़ी बड़ी मुश्किलों को चुटकियों में पूरे कर देते हो। हाँ हाँ माँ, क्या हुआ बेटा? अचानक से शिल्पा के मुंह से कराह निकल गई। माँ पता नहीं, पर अचानक दर्द होने लगा। अरे बाप रे, गाड़ी निकालिए। जतिन, अभी तो 8वां महीना चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। शिल्पा को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर बताती है शिल्पा को लेबर पेन शुरू हो गया है। शिल्पा और बच्चा दोनों ही कमजोर हैं। हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंतजार नहीं कर सकते। तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। आप फौरन इनके पति को बुला लीजिए, पेपर साइन करने पड़ेंगे। नर्स, इन्हें तुरंत ओटी में शिफ्ट करो। शिल्पा के जाते ही कहाँ साइन करने हैं? मैं उसका पिता हूँ, उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। आप उसके सामने उसके पति का जिक्र मत कीजिए प्लीज, हाथ जोड़कर बोले जतिन। ओह सॉरी, आप काउंटर पर जाकर फॉर्म भर दीजिए। जतिन फॉर्म भरने चले गए। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर में। बधाई हो, बेटा हुआ है, आप नाना बन गए। सुनते ही रेवती खुशी के मारे रो पड़ी। मन ही मन, भगवान, इतनी खुशी का दिन है, फिर भी मेरी बेटी दिल से उदास रहेगी। उस मासूम को क्यों यह दिन दिखा दिया आपने? मयंक प्रोजेक्ट के काम में व्यस्त होने के कारण पारुल से मिलना भूल जाता है, जिसकी वजह से पारुल और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। मयंक, मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुमने मेरी खुशियों को बर्बाद किया है, मैं भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। देखती हूँ अब मेरी अगली चाल में तुम कैसे बचोगे। तुम्हारे कारण विक्की मेरे जाल में फंसने से बच गया। वो मुझसे शादी करने वाला था। पारुल खन्ना दिल्ली की नामी हस्तियों में शुमार हो जाती। मयंक, तुमने इन वक्त पर सारा खेल बिगाड़ दिया। वो रोहन का बच्चा, वो भी नौकरी छोड़कर भाग गया। अब विक्की से मिलने के रास्ते बंद हो गए। शिल्पा को भी होश आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटे को गोद में लेकर वह उसमें मयंक की छवि देखने लगी। यह बिल्कुल तेरे जैसा है बेटा, अच्छा हुआ अपने बाप पर नहीं गया। माँ की कही बात दिल पर कांटे की तरह चुभी शिल्पा को, पर फिर उसने खुद को संभाल लिया। माँ सही तो कह रही हैं, मयंक ने मुझे छोड़ दिया पर मेरे दिलो दिमाग में घर बना लिया। वो तो अब पारुल के साथ साथ खुश होगा, अब तक घर भी बसा चुका होगा। शिल्पा अपनी माँ को सामने देख कर वह खुश होने की कोशिश करती है। माँ, एक बात कहूँ, मानोगी? क्या? बोलो। अब यह बात कहना, यह खुशखबरी मयंक को भी दे दो। नहीं माँ, मयंक को नहीं, पर माँ को। उन्हें तो सब पता है ना, उनकी इसमें क्या गलती है? उन्होंने तो हमेशा मुझे माँ जैसा प्यार किया है। अगर वह ठीक होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होने देती। ठीक है, मैं जतिन से बात करूंगी, उनसे पूछे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। जी माँ, बस यह पहली और आखिरी बार, फिर कभी भी कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज माँ, प्लीज पापा। शिल्पा के कहने पर जतिन मान जाते हैं। बस पहली और आखिरी बार बेटा, फिर कभी मत कहना फोन करने के लिए। जी पापा, मैं अभी संध्या जी को फोन करता हूँ। इतना कहकर जतिन संध्या जी को फोन लगाते हैं। फोन मयंक की मौसी उठाती हैं। हेलो, क्या संध्या जी से बात हो सकती है? मौसी जतिन से शादी के समय ही मिली थी, तो फोन पर उन्हें पहचान गई थी। क्या दीदी से बात? वो तो नहीं हो सकती, शायद आपको पता नहीं, दीदी की तबीयत खराब है। जी, मुझे उनकी हालत के बारे में सब पता है। संध्या जी बीमार हैं, पर वह सुन तो सकती हैं। आप सिर्फ उन्हें फोन दे दीजिए। जी, मैं उन्हें फोन देती हूँ। दीदी, कोई आपसे बात करना चाहता है, नाम नहीं बताया। लीजिए फोन और सुन लीजिए। संध्या जी टूटे फूटे शब्दों में, हेलो हेलो, मैं जतिन बोल रहा हूँ, शिल्पा का पापा। आपने पहचान तो लिया होगा, व्यंग भरी भाषा बोले जतिन।
माफ कीजिएगा संध्या जी, अगर आपको परेशान किया तो माफी चाहूँगा। शिल्पा आपसे बात करना चाहती है, आप उसकी बात सुन लीजिए। जतिन शिल्पा को फोन दे देते हैं। माँ, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? माँ, आप दादी बन गई हैं। सुना माँ, आप दादी बन गई क्या? संध्या के मुंह से बिना अटके एकदम से साफ स्वर निकला। हाँ माँ, अच्छा होता कि आप आज मेरे पास होती, आपके पोते को आपकी गोद मिल जाती। मेरा पोता सुन छोटी, मैं दादी बन गई। मौसी और रीता आश्चर्य से संध्या को देखने लगे। यह कैसा करिश्मा हो गया? जो इतने प्रयासों के बाद नहीं बोल पा रही थी, वो आज अचानक साफ साफ बोल गई। अच्छा रखती हूँ माँ, अपना ध्यान रखना। थोड़ी सी बात करके शिल्पा फोन काट देती है। बस अब खुश, अब मत कहना बात करनी है, जतिन बोले। संध्या जी बोल लेती हैं, तो मयंक को अभी तक सच क्यों नहीं बताया उन्होंने? जतिन क्रोध में बोले। शिल्पा यह सुनकर रुआसी हो गई। बस बस रोना नहीं, बहुत रो चुकी हो, अब खुशियाँ आई हैं, उनका स्वागत करो। शिल्पा की आंखों में आंसू देख जतिन प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। बेटा तू बहुत भोली है, संध्या जी अपने बेटे की खुशी ही पहले देखेंगी। तू जितनी जल्दी इन सब यादों से निकलेगी, उतनी जल्दी अपनी जिंदगी को नए नज़रिए से देखेगी। अब तू माँ बन गई है, अपने बेटे की खुशियाँ देने के लिए तेरा खुश होकर जिंदगी जीना जरूरी है। आप सही कह रहे हैं पापा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, मेरे बेटे पर मेरे गमों की परछाई भी ना पड़े। मुझे मयंक की यादों से बाहर निकलना होगा। हाँ, यह हुई ना बहादुरी वाली बात। अच्छा सुन, एक गुड न्यूज है। क्या पापा? मैंने तेरे चाचा से बात की है और तेरे बारे में सब बता दिया है। नितिन बहुत गुस्सा हो रहा था, वो कह रहा है अब शिल्पा को इंडिया नहीं रहने देगा, वो अपने पास अमेरिका ले जाएगा। मैंने भी हाँ कर दी है, अगले महीने आ रहा है। तेरा क्या कहना है? मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ पापा, शिल्पा बोली। यहाँ रहूँगी तो वही बातें मेरे इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। पारुल मयंक को बार बार फोन करके परेशान कर रही होती है। तुम पागल हो गए हो क्या पारुल? बोला ना कि फ्री होकर तुमसे बात कर मिलता हूँ। मयंक ऐसा मत करो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे, पर आंटी तो मुझसे नफरत करती हैं। क्या करती? कब तक तुम्हारा इंतजार करती? मुझे लगा विक्की मेरा अच्छा जीवन साथी बन सकता है, पर तुम्हारे कारण वो भी मुझे छोड़ गया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? पारुल फोन पे रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मयंक, प्लीज मुझे माफ कर दो। पारुल ने नया दांव खेलना शुरू कर दिया। मयंक, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियां चाही हैं। कल गुस्से में मैंने ना जाने क्या क्या कह गई। मयंक सॉरी यार, गलती हो गई। अच्छा रोना बंद करो, पहले तुम चुप हो जाओ। पारुल, हम इस बारे में मिलकर बात करते हैं, मयंक नरम सुर में बोला। ओह मयंक, मेरी बात समझने के लिए थैंक्स। मयंक, काम अधिक होने के कारण रात ऑफिस में ही रुक जाता है। प्रोजेक्ट का काम आज ही खत्म करना है, तो मौसी जी मैं घर में नहीं आऊँगा। संध्या बोलने लगी यह बात मयंक को बताने के लिए। संध्या मना कर देती है। दीदी, आपने मयंक को क्यों नहीं बताने दिया? अरे छोटी, जरा सोच, वो अचानक मुझे बोलते देखेगा तो कितना खुश हो जाएगा। हाँ, यह बात तो सही कही दीदी। संध्या अपनी बहन को पारुल की सब सच्चाई बता देती है। ओह दीदी, यह पारुल तो बड़ी चालाक निकली। हाँ छोटी, उस लड़की मेरी भोली भाली बहू शिल्पा की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। मैं लाचार पड़ी सब देखती रही। मुझे भी तभी अपाहिज होना था। काश मयंक ने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पर अब बहुत हुआ, अब मयंक को उसकी गलती बतानी होगी। शिल्पा को फिर से उसकी जगह, उसका खोया सम्मान वापस दिलाना होगा। मुझे मेरी बहू और पोता दोनों वापस चाहिए। रीता को दवा लेकर आती देख संध्या चुप हो जाती हैं। अब आप आराम करिए, आपने आज बहुत बात कर ली। आज खुशी के मारे चलने की प्रैक्टिस करना भूल गई हैं। थैंक्स रीता बेटा, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, एक बेटी की तरह देखभाल की है। बेटी भी कहती हैं और आप भी। मुझे तुम कहिए, आंटी बड़ी हैं आप।
बस अब सो जाइए, सुबह बात करेंगे, गुड नाइट। रीता संध्या को दवा देकर सुला देती है। मौसी जी चलती हूँ, सुबह आऊँगी कहकर रीता घर चली गई। मयंक और उसकी टीम देर रात तक प्रोजेक्ट पर काम करती रही। आखिरकार काम खत्म ही हो गया। पहले पापा फिर माँ की तबीयत के कारण इस प्रोजेक्ट में पूरा होने में इतना समय लग गया। आशुतोष जी, अगर यह आज खत्म नहीं होता तो यह डील कैंसिल हो जाती। यह पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, इस पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी। चलिए आप सभी आराम कर लीजिए, मैं भी थोड़ा सा सो लेता हूँ। मयंक की परेशानी दूर हुई तो दूसरी पैर पसार खड़ी थी। दूसरे भी मयंक पारुल से नहीं मिल पाया। दूसरे दिन भी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मयंक मुंबई की पार्टी के साथ मीटिंग में व्यस्त रहा। पारुल के बार बार फोन करने के बाद मयंक को मिलने के लिए तंग कर रही थी। इस वजह से मयंक ने मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाल देता है। शाम को घर लौटते वक्त आज पारुल से मिल ही लेता हूँ। वो पारुल को फोन उठाता है, पर उधर से जो कुछ सुना वो सुनकर उसके होश उड़ गए। हेलो, आप कौन? यह तो पारुल का नंबर है ना? हाँ जी, यह पारुल का ही नंबर है। मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ। पारुल मेरे हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में? क्या हुआ है उसको? वह ठीक तो है ना? जी, अभी तो फिलहाल ठीक है। उन्होंने स्लीपिंग पिल्स खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। क्या? पर क्यों? वह आप उनसे ही पूछ लीजिए। मयंक सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। पारुल, तुम ठीक तो हो ना? यह आत्महत्या, स्लीपिंग पिल्स, यह सब क्या है? सर, मुझे लगा मैम सो रही हैं। मैं अपना काम खत्म करके मैम को जाने की परमिशन लेने के लिए आई। मैम कुछ बोली नहीं तो मैंने मैम को छुआ। मैम बेहोशी की हालत में नीचे गिर गई। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, उनके हॉस्पिटल ले आई। यहाँ आकर पता चला कि उन्होंने नींद की गोलियाँ खा ली थी। पारुल की मेट लीला ने मयंक से कहा। मैम किसी बात को लेकर बहुत दुखी थी। अब मैं चलती हूँ। मैम कल रात से यहीं हूँ। दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। मयंक, सर मैं जाना तो नहीं चाहती, पर मेरी बेटी को बुखार आ गया है। 2-3 दिन नहीं आ पाऊंगी। आप मैम को संभाल लेंगे? सर हाँ, मैं सब संभाल लूँगा, तुम जाओ अपनी बच्ची को देखो। धन्यवाद सर। लीला वहाँ से चली गई। यह सब क्या है पारुल? मयंक, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, कोई नहीं है मेरा। अब मैं जीना नहीं चाहती, पर फिर भी तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। मैंने तुमसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांग ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कहते हुए पारुल रोने लगी। तुम तो ना मिलना चाहते हो, ना ही मुझसे शादी करना चाहते हो। तुम्हारे कारण विकी मुझे छोड़ गया। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। ऐसी ज़िंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। अब बस भी करो पारुल, जो हुआ उसे बुरे सपना समझकर भूल जाओ। हम इस बारे में बात करते हैं ना? नहीं मयंक, अब बात करने का समय निकल गया है। अब तो मुझे हाँ ना में जवाब चाहिए। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? पारुल, मैंने कहा ना, हम इस बारे में बात करेंगे, पर अभी तुम आराम करो। तभी डॉक्टर आकर कहता है अब पारुल ठीक हैं, आप उन्हें घर ले जाइए। जी धन्यवाद डॉक्टर आनंद। पारुल, मैं डिस्चार्ज के पेपर तैयार करवाता हूँ। मयंक डॉक्टर आनंद को पारुल के पास छोड़कर चला गया। धन्यवाद आनंद, तुमने मेरी एक मदद तो कर दी। मुस्कुराते हुए पारुल बोली, बस एक और कर दो। उस बेवकूफ़ से यह और कह दो कि मुझे अकेला ना छोड़े। वो तो मैं कह दूंगा, पर मेरी फीस, बेशर्मी से हंसते हुए डॉक्टर ने कहा। पारुल ने तकिए के नीचे से 2 नोटों की गड्डियां आनंद को पकड़ा दी। पारुल, यह इतना बड़ा इमोशनल फूल है, तुमने आत्महत्या का बहाना क्यों चुना? कोई और भी तो तरीका आजमा सकती थी। हाँ आजमा सकती थी, पर इसके लिए घर तक पहुंचने का यह आसान तरीका है। अब यह शादी करे ना करे, पर मुझे घर जरूर ले जाएगा। तब तक मयंक भी आ जाता है। चलें पारुल? हाँ चलो। मिस्टर मयंक, पारुल का विशेष ध्यान रखना, इन्हें अकेला मत छोड़ना, वरना डिप्रेशन में जा सकती हैं। जी डॉक्टर, मैं पारुल को अच्छे से ध्यान रखूंगा। मयंक पारुल को उसके घर ले आया। अब कौन सी दवा लेनी है? वो पारुल को समझाने लगा। छोड़ो मयंक,
मुझे कोई दवा नहीं लेना है। कैसी बात कर रही हो पारुल, क्यों नहीं दवा लेना है? ठीक है, ठीक कैसे होगी तुम? बच्चों जैसी बातें मत करो मयंक, तुम भी यही रुक जाओ ना, या मुझे अपने घर ले चलो। मैं कभी नहीं रहना चाहती। पारुल तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें अपने घर ले जाने की व्यवस्था करता हूँ, पर पहले माँ से एक बार बात तो कर लूँ। अब गुड गर्ल की तरह आराम करो। मयंक पारुल को समझा बुझा कर छोड़कर अपने घर के लिए निकल गया। यह मयंक हमेशा आंटी का चिपकू बना रहेगा। पहले मेरी शिल्पा करता था, अब माँ करता है। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मयंक को घर पहुंचने में देर हो गई थी। संध्या और मौसी सो चुकी थी। मयंक को बहुत भूख लग रही थी। उसने फ्रिज खोली तो उसमें रसमलाई रखी थी। वाह, रसमलाई जरूर शिल्पा लाई होगी, जाकर देखता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि ठिठक कर रुक गया। शिल्पा को तो मैंने ही अपनी जिंदगी से निकाल फेंका, तो अब क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ। मयंक की भूख मर गई। फ्रिज में पानी की बोतल लेकर वो कमरे में सोने चला गया। प्रोजेक्ट और पारुल ने मयंक को बहुत थका दिया था। सुबह संध्या मयंक को जगाने के लिए उनके कमरे में आती हैं। कमरे की हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है। मयंक शिल्पा के जाने के बाद किसी को भी अपने कमरे में नहीं जाने देता था। क्या हालत हो गई है कमरे की। और बेटे मयंक की संध्या मन ही मन सोचने लगी। मयंक उठ जा बेटा, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मयंक के बालों में उंगलियां घुमाते हुए संध्या बोली, हाँ माँ सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। फिर अचानक से चौंक कर उठता है। माँ, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे आपने कुछ कहा। मयंक आश्चर्य से बोला, हाँ तूने सही सुना है बेटा, मैंने ही तुझे आवाज़ दी थी। माँ आप बोलने लगी। ओ माँ, यह तो करिश्मा हो गया। माँ की गोद में सिर रख कर लेट गया मयंक। माँ, आज कितने दिनों के बाद मेरे दिल को सुकून मिला है। आपकी आवाज़ सुनने को तरस गया था, पर यह आवाज़ कैसे, यह अचानक कैसे? तेरे पापा बनने की खुशी में मयंक, संध्या बोली। मैं पापा? मैं कुछ समझा नहीं माँ, साफ साफ कहिए। तू पापा बन गया है और मैं दादी। पर मेरी बदनसीबी देखो, मैं अपने पोते को देख भी नहीं सकती। संध्या बताती हैं शिल्पा ने बेटे को जन्म दिया है। माँ, मुझे उसके विषय में कोई बात नहीं सुननी पड़ेगी बेटा। अगर आज तूने मेरी बात नहीं सुनी तो सारी जिंदगी पछताएगा। माँ, आपको अभी भी शिल्पा की इतनी फिक्र है? उसने एक बार भी आपके या मेरे बारे में सोचा? उसे तो बस माँ के घर जाने का बहाना चाहिए था। शादी मुझसे की, पर प्यार तो वह सिर्फ राघव से ही करती थी। माँ, वो उससे ही मिलने वहाँ जाती थी। मैंने उसे मना किया था, वो माँ के यहाँ नहीं जाएगी। मेरे मुंबई जाते ही उसे मौका मिल गया। माँ, आप बहुत भोली हैं। मयंक, मेरी बात सुन पहले। नहीं माँ, आप पहले मेरी बात सुनो। मैं मुंबई से सीधा लौटा, सीधे गाजियाबाद पहुंचा। वो वहाँ माँ से नहीं, राघव से मिलने गई थी। शिल्पा को मैंने राघव के कमरे में देखा और वो उसे यहाँ तक साथ ले आई। मुझे तो घिन आती है शिल्पा से। आप कहती हो मैं पापा बन गया। नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे शिल्पा पर कतई भरोसा नहीं है। मयंक, बस कर। अब शिल्पा के बारे में एक और शब्द कहा तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। माँ, इतना सब सुनकर आप मुझ पर गुस्सा हो रही हैं? हाँ, हो रही हूँ गुस्सा। तुझे कहा था मैंने पारुल से दूर रह, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। तू शिल्पा पर आरोप लगा रहा है, उस मासूम बच्ची के बारे में कुछ बोल रहा है। तो सुन उस दिन क्या हुआ था। संध्या मयंक को सारी बातें बता देती है। क्या तुम सच कह रही हो माँ? हाँ, सच कह रही हूँ। पारुल जिस दिन इस घर में आई थी मैंने तुझे आगाह किया था, इससे दूर रह, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। तेरे पिता भी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे। पारुल ने मेरा घर बर्बाद कर दिया मयंक। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। मयंक सारी सच्चाई सुनकर सदमे में आ गया। यह मैंने क्या कर दिया माँ? बिलखते हुए मयंक बोला। मेरी मति मारी गई थी माँ। मुझे शिल्पा पर विश्वास, ऐसे अविश्वास नहीं करना चाहिए था।
यह क्या हो गया मुझसे? मैंने उस मासूम को कितना भला बुरा कह डाला। मैंने खुद इन हाथों से अपना घर जला डाला। पर माँ शिल्पा ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो माँ बनने वाली है? कैसे बताती? तू उसका विश्वास करता? कभी नहीं करता। तू तो इस कदर पारुल के रंग में रंगा हुआ था। शिल्पा तुझे यह सच बताती तो तू अपने बच्चे को नाजायज ठहरा देता था। शायद यही वजह रही होगी कि उसने तुझे यह सच नहीं बताया। कितनी खुश थी वो, इसलिए माँ के पास रुकी नहीं। वो मुझे यह खबर सुनाने के लिए बेताब थी। इसलिए सुबह सुबह जतिन जी और राघव जी हमें यहाँ छोड़ने चले आए थे। पर अब तो कुछ बचा ही नहीं रहा, सब खत्म हो गया। मयंक, तूने सही नहीं किया। वो पारुल सिर्फ और सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती है, तुझसे नहीं। मयंक शिल्पा का सच सुनकर होश खो बैठा और संध्या की गोद में सर रखकर रोने लगा। माँ, अब क्या होगा? मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, उसे गोद में लेना चाहता हूँ, पर कैसे, किस मुंह से शिल्पा के सामने जाऊँ? अब तो हमारे बीच कोई रिश्ता भी नहीं रह गया। पारुल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। या जो कुछ भी हुआ माँ, इसमें मेरी भी गलती थी। मैं शिल्पा को बहुत अच्छे से समझता था। पारुल के कहे में आकर भोली भाली शिल्पा पर शक कर बैठा। मैंने ही पारुल को बहुत ज़्यादा छूट दे दी थी, तभी उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। वह मुझसे ही मेरी शिल्पा की बुराई कर रही थी। कर सके, सही कहती है पारुल। मेरा घर मेरे कारण टूटा है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। बस कर, शांत हो जा बेटा। अब जो हो गया उसे कैसे ठीक करें यह सोचो। मुझे मेरी बहू और पोता दोनों चाहिए। हम वहाँ जाएंगे, उन लोगों से मुझे भी माफ़ी मांगनी पड़ी तो मैं मांग लूँगी, पर मैं अब शिल्पा के बगैर नहीं रह सकती। क्या मुंह लेकर वहाँ जाऊँगा माँ? वो लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं शिल्पा का सामना नहीं कर सकता, तो मुझे ले चल। मैं बात करूँगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी, फिर ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है माँ, जैसी तेरी मर्जी। अभी 2 दिन ऑफिस में बहुत काम है, काम खत्म होते ही मैं आपको वहाँ ज़रूर ले चलूँगा। जैसी तेरी मर्जी बेटा। 2 दिन बाद तो तेरा जन्मदिन भी आ रहा है। संध्या उठकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। मयंक सोच में डूबा हुआ था, कैसे वो और शिल्पा बच्चों को लेकर आपस में लड़ जाते थे। मयंक, जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उसका नाम रखेंगे। शिल्पा, आज तुम यह कैसे बातें लेकर के बैठ गई हो? बोलो ना मयंक। अच्छा, जरा सोचने तो दो। हाँ, मैं अपनी बेटी का नाम वंशिका रखूंगा और बेटे का उसके लिए कोई नाम नहीं सोचा। देखो शिल्पा, जब बच्चे होंगे तो नाम भी रख लेंगे। बेटी होगी तो मुझे तुम्हारे साथ साथ उसका भी प्यार मिलेगा। बेटियां पापा की जान होती हैं, बेटा तो माँ का लाडला होता है। तब तुम मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करोगी। ओह, यह बात है। आप अभी से मेरे बेटे से जलने लगे। देखो, चिढ़ गई। मैं सच ही तो कह रहा था मयंक। बेटा चल नाश्ता कर ले। मौसी की बात सुनकर मयंक चौंक गया। शिल्पा कितने दूर हो गई है। हम जब बच्चे नहीं थे तब तुम उनके नाम के लिए इतना सोचती थी, बच्चों की तरह रूठ जाती थी। आज जब हमारा बेटा है, इस दुनिया में आ चुका है, वो हमारे बीच इतनी दूरियां आ गई हैं कि मैं उसका नाम रखना तो दूर, उसका चेहरा भी देख ना सका। उफ, यह मैं क्या कर बैठा। पारुल, मेरा घर तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। पारुल ने एक बड़े रिसोर्स में मयंक की बर्थडे पार्टी रखती है। उसने वहाँ अपने सभी कॉलेज फ्रेंड्स और अपने पापा को भी बुलाया था। मयंक, तुम मुझसे कितना भी दूर भागते रहो, पर इस पार्टी में तुम्हें मुझसे सगाई करनी पड़ेगी। मैंने पापा को इसलिए बुलाया है, वो हमारी चटमगनी पट शादी कर देंगे, फिर देखती हूँ तुम्हारी अकड़। मयंक भी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए निकल जाता है। पारुल, यह तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी की अंतिम पार्टी होगी। आज तुम्हें पता चलेगा किसी की जिंदगी तबाह करने की सजा क्या होती है। मयंक बर्थडे पार्टीज में पारुल को खूब खरी खोटी सुनाता है। तुम्हारे झूठ में फंसकर तुम्हारी बात सच मानकर शिल्पा के साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। यह क्या कह रहे हो मयंक? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारा बुरा चाहूँगी? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? अरे आंटी कुछ भी कह रही हैं, अपना पोता समझ बैठी हैं।
और कोई बात नहीं है। उन्हें सिर्फ पोते का लालच है। मैं इसके लिए उन्होंने शिल्पा को लेकर नई चाल चलनी शुरू कर दी है। शिल्पा तुम्हारे लायक नहीं है मयंक, यह आंटी की चाल है। माँ के लिए कुछ मत बोलो पारुल। कमाल है यार, कोई माँ को लेकर इतना अंधा हो सकता है। तुम्हारी माँ अपने मतलब के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं पारुल। तड़ाक, पारुल के गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। मैं माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। दूर हो जाओ मेरी जिंदगी से, फिर कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। मुझ पर हाथ उठाना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आप कुछ नहीं बोलेंगे पापा। इस 2 कौड़ी के इंसान ने आपकी बेटी पर हाथ उठाया है। जय, नेहा, राहुल, तुम सब भी चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हो। हम क्या बोले पारुल, तू आज हम सबकी नज़रों में गिर चुकी है। हंसी मजाक एक अलग बात है, पर किसी की ज़िंदगी तबाह करने में हम तेरे साथ नहीं। सॉरी मयंक, पिछली पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वो हमने इसके कहने पर मजाक किया था। आज जब हमें पता चला तेरा घर टूटने का कारण यह पारुल है, तो इसके कृत्य में हम भी खुद को कहीं ना कहीं दोषी समझ रहे हैं। हमें माफ़ कर देना मयंक। मयंक के कॉलेज के सभी दोस्त वहाँ से चले गए। पारुल के पापा भी अपनी बेटी की करतूतों के लिए मयंक से माफ़ी मांगने लगे। पारुल, अब अपना सामान समेटो और मुंबई चलने की तैयारी करो। यह मेरे ही गलत लाड प्यार का नतीजा है जो आज तुम इस कदर गिर चुकी हो। एक बिन माँ की बच्ची को मैंने दुनिया की हर खुशी दी सिवाय संस्कारों के। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूँगा, समझी। मैं मुंबई नहीं जाऊँगी पापा, आप जो चाहें कर लो। हाँ, वही तो करने जा रहा हूँ। अब वहाँ का कारोबार तुम्हारे चाचा संभालेंगे। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, पर तुम्हें घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। यह बात गांठ बांध समझ गई। अब यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं। मयंक को भी सारी सच्चाई का पता चल चुकी है। अब यहाँ समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। वह गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। शिल्पा अस्पताल से घर आ गई थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। मयंक शिल्पा के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शिल्पा के चाचा भी अमेरिका से आ जाते हैं। सुबह सुबह डोर बेल की आवाज़ से शिल्पा आकर दरवाज़ा खोलती है। अरे चाचू, आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे। हाँ, झूठ बोला था मैंने, नितिन मुस्कुराते हुए बोला। मैं तो अपने नाती से मिलने के लिए इतना बेताब था, मैंने अपनी छुट्टियों की डेट बदलवा ली। कहाँ है छोटू? चाचू अंदर झूले में है, जाग रहा है। तभी माँ की आवाज़ आती है, शिल्पा इतनी सुबह सुबह किससे बात कर रही हो? माँ, आप आकर देख लो, कोई आपसे और पापा से मिलने आया है। चाचू, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप पापा और माँ को सरप्राइज देते रहो। शिल्पा मुस्कुराते हुए चाय बनाने चली गई। नितिन पीठ करके खड़ा हो जाता है। जी कहिए, क्या काम है? इतनी सुबह सुबह आने की वजह? जतिन ने पूछा। जी आपसे मिलना चाहता था, नितिन ने पलटते हुए कहा। नितिन, जी भैया मैं। नितिन भाभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। पर तुम्हें तो 10 दिन बाद आना था, इतनी जल्दी क्यों? भैया, वो सुनैना के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा अभी चलते हैं। सुनैना भी अपने पापा से मिल लेगी। शिल्पा को भी ट्रैवलिंग के समय बच्चे को साथ ले आने में आसानी होगी। वाह, चाची भी आई हैं। शिल्पा चाय लेकर आ जाती है। हाँ, परसों यहाँ आ जाएगी, फिर हम शिल्पा को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। पर अभी जाना बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा नितिन? बच्चा बहुत छोटा है। रही हो, बच्चों की डॉक्टर साथ में जा रही है, फिर कैसी चिंता? हाँ रेवती, नितिन सही तो कह रहा है। सुनैना के होते हुए हमें कैसी चिंता? सब अच्छा होगा। शिल्पा बेटा, क्या क्या सामान चाहिए लिस्ट तैयार कर लो, हम तुम्हारे जाने की तैयारी करते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है भैया, मेरे होते हुए शिल्पा को कभी कोई कमी नहीं होगी। आप तो जानते ही हो सुनैना शिल्पा से कितना प्यार करती है। जानते हैं नितिन, इसलिए तो शिल्पा को तुम्हारे साथ भेजने को तैयार हूँ। सुनैना ने हमेशा एक बेटी की तरह शिल्पा से प्यार किया है।
भगवान भी अच्छे लोगों को दुख देता है। इतने ममता भरे हृदय वाली सुनैना प्यार के सुख से वंचित है। छोड़ो भैया, मैंने भी तो इस विषय में सोचना ही बंद कर दिया है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण कभी सुनैना को अपनी कमी का एहसास हो। मयंक अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसमें और 3-4 दिन निकल गए और कितने दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। मैं अपने पोते और शिल्पा से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। तुझे समय नहीं है तो छोटी को ले करके मैं चली जाऊं? नहीं माँ, बस 2-3 और फिर हम दोनों चलेंगे और मौसी को भी साथ ले चलेंगे। जैसी तेरी मर्जी। तू कभी मेरी बात नहीं सुनता, हमेशा ही अपने मन की करता है, इसलिए तो दुखी रहता है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक है बाबा, कल सुबह चलते हैं। अब खुश, आप भी ना मुझे परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती हो। सुबह मयंक माँ और मौसी को लेकर गाजियाबाद पहुंच गया। जतिन और रेवती इन लोगों को देखकर चौंक जाते हैं। आप लोग यहाँ यूं अचानक आने का क्या मतलब है? जतिन थोड़ा रूखी आवाज में बोले। जतिन जी, हमें मालूम है आप हमसे बहुत नाराज हैं। मैं भी क्या करती, मेरी लाचारी के कारण सब कुछ आपस ऐसे सुलझाने का मुझे शिल्पा से मिलकर माफ़ी मांगनी है। अगर मैं बोलने में असमर्थ नहीं होती तो आज मेरी बहू और पोते मेरे पास होते, मेरे घर में होता। ओह समझा, आप लोग शिल्पा से नहीं उसके बच्चे के लिए यहाँ आए हो। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हो। मैं शिल्पा से माफ़ी मांगने आया हूँ। पापा नहीं, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। या बिना मतलब के रिश्तों में हमें मत बांधिए। रेवती बहन, आप तो समझाइए इस बात को। जो हुआ भूलकर आगे बढ़ने में भलाई है। आपने सही कहा संध्या बहन, आगे तो बढ़ना है, पर उस सफ़र में हमें आपके परिवार का साथ नहीं चाहिए। और किस पोते की बात करने आए हैं आप लोग? मेरी इन आंखों के सामने आपके बेटे ने मेरी बेटी के दामन पर अपनी गंदी सोच का कीचड़ उड़ेला था। यह बात ना तो मैं कभी भूलूंगी, ना ही किसी को भूलने दूंगा। रही बात मिलने की, तो शिल्पा आप लोगों की पहुंच से दूर जा चुकी है। चलो माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, यह लोग मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। संध्या मयंक से लिपट कर रोने लगी तो रेवती की आंखें भर आई। तो मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।